कि आप सभी से रूबरू हूं, आप सभी से चर्चा करूं ज्योतिष पर। लेकिन न जाने क्यों आज ही नियति ने समय निर्धारित किया, जिसको शायद हम कहते हैं प्रारब्ध। जीवन का हर कर्म नियति निर्धारित करती है। हिंदू धर्म का यह आधार स्तंभ है। लेकिन इस पर मैं चर्चा करूं इससे पहले आप सभी को अपना परिचय दे दूं, इससे मेरी आपसे प्रगाढ़ता हो जाए। मैं आचार्य राकेश मोहन गौतम हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा से सहायक महाप्रबंधक पद से रिटायर हुआ। मेरी ये कैरियर की यात्रा जैसी मिडिल क्लास परिवारों में होती है उसी तरह हुई। जेएनयू का पढ़ा हुआ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल किया। उससे पहले एमए इकोनॉमिक्स, गोल्ड मेडलिस्ट था। ऊंचे ख्वाब थे, लेकिन साथ में वामपंथी रुझान था, क्योंकि मेरी प्रकृति में मानवता सबसे ऊपर थी। जब मैं अपने ख्वाब के करीब पहुंचा, मतलब मैंने 2 बार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू फेस किया, लेकिन दोनों बार मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। शायद प्रारब्ध को यह मंजूर था कि मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ना ज्वाइन करूं। इसी तरह आर्मी एजुकेशन कोर में कमीशन ऑफिसर इलाहाबाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से हुआ। वहां भी मेडिकली अनफिट हो गया। लेकिन मेरा प्रारब्ध इस पब्लिक सेक्टर बैंक में सन 1984 में प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरफ ले गया। और इस यात्रा में मैं निरंतर तमाम पदों पर आसीन, वहां पर ज्यादा सफल हुआ जब मैं टीम को लीड करता था, जब मैं लीडर था। इस पर ज्योतिषीय चर्चा मैं आगे के कार्यक्रम में करूंगा, ऐसा क्यों था। रिटायरमेंट से 4-5 वर्ष पूर्व जब मेरी केतु की दशा प्रारंभ हुई, केतु एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अनुसार 3रे भाव में 9वें भाव के स्वामी बुध के साथ बैठा हुआ। केतु की दशा ने जबरदस्त बदलाव लेकर आया। मैं इस विद्या का समालोचक रहा और मेरा स्ट्रांग मानना था कि ये विद्या जो अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यहां के पुरोहितों ने इसको एक व्यवसाय बना लिया। यहां तक भी ठीक था, लेकिन व्यवसाय में जो कलयुग का प्रभाव आया कि लोगों को गलत सलाह देकर धनोपार्जन का जो कार्य पुरोहितों ने किया, उससे इस विद्या को बहुत नुकसान हुआ। मेरा स्ट्रांग बिलीफ था कि यह विद्या यदि ज्ञान और प्रभु के साथ समीपता, इन दोनों के साथ आगे बढ़े, तो हम इस विद्या के माध्यम से संपूर्ण मानवता का पग पग पर
मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैंने इस केतु की दशा प्रारंभ होने के बाद ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तुविद, टैरो कार्ड रीडिंग, केपी एस्ट्रोलॉजी और रेकी ग्रैंड मास्टर, इसमें 90% जो क्वालिफिकेशन ली वो भारतीय विद्या भवन से ली। ये एकमात्र हिंदुस्तान का एस्ट्रोलॉजी सेंटर जिसके पुरोधा श्री के.एन. राव। वास्तव में अगर मैं यूं कहूं कि कलयुग में एक अवतार के रूप में आए, जिनको जब 14 वर्ष के थे उनकी मां एक रेनाउंड इनबॉर्न एस्ट्रोलॉजर थी। उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे जीवन का ध्येय विश्व में एस्ट्रोलॉजी का प्रचार प्रसार करना है। वो व्यक्तित्व जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 60s में सेलेक्ट हुआ, इंडियन पुलिस सर्विस जिसको मिला, उसने मना कर दिया कि मेरा व्यक्तित्व पुलिस सर्विस के लायक नहीं है, मुझे और कुछ दे दें। तो उनको इंडियन ऑडिट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ज्वाइन किया। विभिन्न पदों में होने के बाद डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुए। मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा के साथ अपना पूरा जीवन इस मानवता की सेवा में लगा दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको मैंने देखा कि नित्य 4 से 5 घंटे प्रभु के समीपता और पूरा दिन नौकरी के अलावा लोगों की एस्ट्रोलॉजी का चार्ट के माध्यम से काउंसलिंग करना, बिना किसी रेम्युनरेशन के। मेरा आदर्श, इस आदर्श ने, के.एन. राव ने मुझे नई चेतना दी और जो ऊर्जा मेरे अंदर छिपी हुई थी उसको उजागर करने में सिर्फ और सिर्फ भारतीय विद्या भवन, श्री के.एन. राव और उनके द्वारा प्रशिक्षित न जाने कितने गुरुजन हैं। लेकिन ये आता है विचार कि क्यों जन्मपत्ति विश्लेषण, क्यों हम इस विधा की तरफ उन्मुख हों, जीवन क्यों एक विशेष दिशा की तरफ हमें ले जाता है, क्यों एक व्यक्ति अडानी अंबानी के परिवार में जन्म लेता है और एक व्यक्ति गरीबी या मध्यम वर्ग के परिवार में लेकर जीवन भर अपनी पेट पूजा में पूरा जीवन निकाल देता है। हिंदू धर्म कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है, क्योंकि न जाने कितने उदाहरण हैं जहां पर व्यक्ति पैदा हुआ, उसको पिछले जन्म का सब कुछ स्मरण रहा। मैं इस पर भी आपसे चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों। यह कर्मफल ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति दशा चक्र बनकर
प्रारब्ध के माध्यम से भाग्य चक्र का निर्माण करता है, जिसको आजकल बहुत सारे लोग जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, इस प्रारब्ध के विचार का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि इस प्रारब्ध के विचार को प्रूव करने के लिए हजारों उदाहरण हैं, लेकिन किसी के मानस पटल को तभी बदला जा सकता है जब वह स्वयं बदलना चाहता है। लेकिन प्रश्न आता है कि जब हमारा जीवन प्रारब्ध है, हमें यह सब भुगतना है जो हमने पिछले जन्मों में किया है, तो क्या हम इस जन्म में उस भाग्य के या प्रारब्ध के आघात से अपने आप को बचा सकते हैं? मेरे पिछले 10 वर्षों का अनुभव और श्री के.एन. राव जी का 50 वर्ष का अनुभव अपने आप में सफिशिएंट है यह बताने के लिए। हमने देखा है कि जिसके जीवन में मृत्यु मुंह खोले खड़ी थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन उनके परिवारजनों के महामृत्युंजय के मंत्र के जाप ने उसको नया जीवन दिया। न जाने कितने उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ ने उनके दुखों को कम कर दिया। न जाने कितने उदाहरण दे सकता हूं जहां गोपाल मंत्र के जाप ने संतति प्रदान कर दी। इस पर भी मैं आगे आने वाले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अब एक और प्रश्न आता है कि इतनी सारी विद्याओं की क्या आवश्यकता? क्या इनका एक दूसरे से संबंध है? पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, फेस से प्रेडिक्शन, बर्थ चार्ट से प्रेडिक्शन, क्या इन सब में एक दूसरे के साथ कोई संबंध है? मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, इन सब विधाओं को पढ़ने के बाद कि ये सब विधाएं एक दूसरे की पूरक है। यदि हॉरोस्कोपिक एनालिसिस से हम आगे के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो पामिस्ट्री के माध्यम से हम प्रिकॉशन बता सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या परेशानियां आ रही हैं, उनको हम कैसे उनसे दूर हो जाएं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। घनश्याम दास बिरला जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है पामिस्ट्री पर, 7 स्टेप्स टू चेंज योर डेस्टिनी। आप स्वयं 6 महीने में अपनी रेखाओं को बदल सकते हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से निरंतर, आज से 5 वर्ष पूर्व का मेरा पाम और आज का पाम, उसके बदलाव पर भी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा।